Today we are going to talk about mechanical energy conservation in rotational motion. इस टॉपिक के अंदर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और but before we come to the numerical, let us now try to understand some basic concepts which are needed to approach various kinds of problems in this topic. देखिए मैंने बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स को मैंने कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे बताया है, तो आइए इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि इन प्योर रोलिंग ऑन रफ सरफेस मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। प्योर रोलिंग के केस में अगर रफ सरफेस पे भी प्योर रोलिंग होता है तो फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लीकेबल है। पर ध्यान देने वाली बात है कि रोलिंग शुड बी प्योर only under the condition that the rolling is pure rolling you can apply mechanical energy conservation. अगर rolling with sliding होगा then you cannot apply mechanical energy conservation. यहाँ पर for example मान लीजिए कि एक rigid body यहाँ पर it is in pure rolling on this inclined plane, तो अगर ये कुछ देर के बाद नीचे जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और पोटेंशियल एनर्जी में जो डिक्रीज होगा उतने ही अमाउंट का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हो जाएगा। दिस काइंड ऑफ ट्रांसफ़र इज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। उसी तरह से मान लीजिए कि एक रोलिंग करता हुआ रिजिड बॉडी अगर मान लीजिए कि ऊपर जा रहा है तो उस केस में उसकी काइनेटिक एनर्जी आप देखेंगे कि लॉस होगा और उतने ही अमाउंट का पोटेंशियल एनर्जी में गेन हो जाएगा। तो दिस इज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। बट रिमेंबर, यू मस्ट रिमेंबर कि आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन केवल तब कर सकते हैं जबकि रोलिंग इज व्हेन द रोलिंग इज प्योर रोलिंग, तभी आप ऐसा कर सकते हैं ऑन द रफ सरफेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों हम प्योर रोलिंग के केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसका आंसर मैंने सेकेंड पॉइंट में दिया है कि देखिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ज़ीरो इन प्योर रोलिंग। देखिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग इज ज़ीरो। इसी वजह से आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और उठता है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग इज ज़ीरो, व्हाई? क्योंकि देखिए फ्रिक्शन प्योर रोलिंग में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट पे लगता है और आपको पता है कि प्योर रोलिंग में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी ज़ीरो रहती है, इट इज़ एट रेस्ट एंड दैट्स व्हाई, क्योंकि ये रेस्ट में रहता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, इसीलिए इस फोर्स का वर्क डन ज़ीरो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो वर्क डन रहता है इस पे रिजिड बॉडी पे डेट इज ज़ीरो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। एक नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं हम लोग। ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन चेंजेस एंगुलर वेलोसिटी। ये थर्ड पॉइंट ये आपको बता रहा है कि रफ सरफेस पे, फॉर एग्जांपल दिस इज रफ सरफेस, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी को जो चेंज करता है, इस रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी को जो चेंज करता है डेट इज टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉट टॉर्क ऑफ वेट एंड टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। देखिए यहाँ पर क्या है, इस रिजिड बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है, दिस इज स्मूथ सरफेस, और वेट भी लग रहा है। इस केस में भी नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा और वेट भी लगेगा। बट देखिए नॉर्मल रिएक्शन और वेट दोनों पास कर रहा है सेंटर ऑफ मास से, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन और वेट का टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास ज़ीरो होता है। टॉर्क ज़ीरो, इसका मतलब है कि these cannot produce angular acceleration, एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। तो अगर आपने किसी
किसी रिजिड बॉडी को, फॉर एग्जांपल एक स्फीयर को या एक सिलेंडर को आपने यहाँ पर रिलीज़ किया है स्मूथ सरफेस पे, तो यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन का टॉर्क नहीं होने के कारण यहाँ पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का टॉर्क ज़ीरो है अबाउट सेंटर ऑफ मास, एंड दैट्स वाई इसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा और स्मूथ सरफेस पे ये एक ब्लॉक की तरह मूव करेगा। इसमें कोई भी एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा जब ये स्फीयर नीचे आएगा, इफ़ द सरफेस इज स्मूथ। वेयर एज इन दिस केस, इस केस में आप देखेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के टॉर्क के कारण जब रिजिड बॉडी नीचे आएगा तो यहाँ पर आपको एंगुलर वेलोसिटी भी देखने को मिलेगा। द पॉइंट इज दैट एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करने के लिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक टॉर्क चाहिए जो कि फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकता है ऑन रफ सरफेस, और अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो फिर फ्रिक्शन का टॉर्क ज़ीरो होगा, देन इन दैट केस नॉर्मल डायरेक्शन का भी टॉर्क ज़ीरो होगा और वेट का भी टॉर्क ज़ीरो रहता है। तो फिर अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो फिर उस सरफेस पे एंगुलर वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। एंगुलर वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगा ऑन ए स्मूथ सरफेस। we will apply these concept in numericals in the थोड़ी देर में हम इसको अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल्स में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बोल रहा है कि प्योर रोलिंग के केस में ऑब्जेक्ट के पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी रहता है और रिजिड बॉडी के पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी रहता है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी रहता है, लेकिन उसका रेशियो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं इन डिफरेंट केसेस। केस ए, रिंग के केस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग डिवाइडेड बाय ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग इक्वल्स टू 1। दिस 1 इज कैन बी ईजिली फाउंड आउट। कैसे आप बता सकते हैं? बहुत ईजिली बता सकते हैं। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है दैट इज द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1 × mr²। तो ये 1 आपको बताएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। फॉर एग्जांपल डिस्क के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 12 mr²। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दिस गिव्स यू द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बाय ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। उसी तरह से सॉलिड स्फीयर के केस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिवाइडेड बाय ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इट इक्वल्स टू 2/5। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वही आपको बताता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोलिंग के केस में। सो नाउ वी do some numericals now. Let us now apply those concepts that we have just learned. हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स में इन कंसेप्ट्स को अप्लाई करेंगे, तो एक एक करके हम दोनों एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं इस इंक्लाइन प्लेन वाले एग्जाम्पल के बारे में। सरफेस इज रफ, यहाँ पर जो सरफेस है रफ है, प्योर रोलिंग पॉसिबल है। यहाँ पर एक सॉलिड स्फीयर को जिसका मास m है उसको h हाइट से रिलीज़ किया जाता है। आपको ये बताना है कि जब ये बॉटम पॉइंट पर पहुंचेगा तो फिर उस वक्त इसके पास कितनी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी और कितनी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। देखिए यहाँ पर आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए। यहाँ से यहाँ आने में लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mgh। ये एनर्जी दिस एनर्जी विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अभी मैंने आपको एक और रिलेशन बताया, प्योर रोलिंग के केस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया
के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होता है, में जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है 2/5 इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर। देखिए इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे तो आपको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा 5/7 mgh एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा 2/7 mgh। यहाँ पर आप वेलोसिटी भी इस अप्रोच से बता सकते हैं, इस सॉलिड स्फीयर के पास इस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होगी आप बता सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको पता है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv², दिस मस्ट बी इक्वल्स टू हाफ mv²। तो 5/7 mgh इक्वल्स टू हाफ mv²। यहाँ से आप इस पॉइंट पर इसके पास ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी आप बता सकते हैं यहाँ पर। दैट विल कम आउट टू बी √10 gh/7। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए इस एग्जाम्पल में दो तरह के सरफेस हैं। ए बी इज रफ विच कैन सपोर्ट प्योर रोलिंग हेयर, लेकिन बी सी सरफेस इज स्मूथ सरफेस। आपको पता है कि स्मूथ सरफेस पे एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, और अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगा इस सरफेस पे, बी सी सरफेस पे, स्मूथ सरफेस। दिस सरफेस इज स्मूथ। ए बी इज रफ बट बी सी इज स्मूथ। तो यहाँ पर h हाइट से एक स्फीयर को, सॉलिड स्फीयर को, m मास के सॉलिड स्फीयर को रिलीज किया जाता है। वो सॉलिड स्फीयर इस तरह से जाता है और b से पास होते हुए, और इस सरफेस पर, BC सरफेस पर मैक्सिमम हाइट h डैश तक जाता है। आपको h डैश की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ h से रिलीज किया गया था और h डैश हाइट तक पहुंचता है, तो आपको h डैश बताना है इन टर्म्स ऑफ h। इस तरह के प्रॉब्लम को भी हम इसी तरह से अप्रोच करेंगे जिस तरह से मैंने पिछले प्रॉब्लम में आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पहले निकाला। तो देखिए यहाँ से बी पॉइंट पर जब जाएगा सॉलिड स्फीयर, तो इसके पास प्योर रोलिंग के कारण यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी भी होगी और लीनियर वेलोसिटी भी होगी, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, जिसके कारण यहाँ पर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा। लेट्स एज्यूम कि बी पॉइंट पर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी T है और इस बी पॉइंट पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी R है। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी mgh। मतलब यहाँ से यहाँ आने में लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, mgh। दिस विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। दूसरा रिलेशन मैंने आपको बताया है कि प्योर रोलिंग के केस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होता है डेट इज इक्वल्स टू 2 इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर 2/5 होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल पार्ट वही होता है रोटेशनल और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए इक्वेशंस को, तो आपको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा 5/7 mgh और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा 2/7 mgh एट पॉइंट B, इस B पॉइंट पर। इसके बाद का मोशन कैसा होगा, इसके बाद ये एक एंटर B पॉइंट के आगे सॉलिड स्फीयर एक ऐसे सरफेस में एंटर कर रहा है जहाँ पर कि फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है, और स्मूथ सरफेस पे एंगुलर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, और एंगुलर वेलोसिटी में अगर चेंज नहीं होगा तो फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा इस BC सरफेस पे किसी भी पॉइंट पर। तो जितनी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे थी B पर, वही उतनी ही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर भी होगा h डैश हाइट पर। h डैश हाइट पर वेलोसिटी विल बिकम 0, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 0, बट ओमेगा विल नॉट बिकम 0। ओमेगा उतना ही होगा जितना B पॉइंट पर था, क्योंकि इस सरफेस पे एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। इसका मतलब B टू h डैश हाइट तक जाने में इस सॉलिड स्फीयर का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एज इट इज़ रहेगा, तो फिर चेंज क्या होगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से होगा, B टू h डैश हाइट जाने पे
जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो एट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू द पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम गोइंग फ्रॉम बी पॉइंट टू एच डैश हाइट। तो बी पॉइंट पर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 5/7 mgh. This will become potential. This will be converted into potential energy at height h dash. h dash height पर जो potential energy होगा वो होगा mgh dash. तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो आपको h dash की वैल्यू मिल जाएगी 5/7 h। इस तरह से हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को अप्रोच करेंगे।